जय हिंद। वेलकम टू रॉ IQ। आज हम हिंदी व्याकरण के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जहां यूपीएसआई के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। संज्ञा। देखने में ये बहुत आसान लगता है, पर पर्वत और हिमालय के बीच का फर्क या फिर बच्चा से बचपन बनाने का जो लॉजिक है वही अक्सर सिलेक्शन रोक देता है। ये बात तो है। हमारे पास जो नोट्स हैं वे अध्याय 5 संज्ञा परिकेंद्रित है। तो आज हमारा मिशन है इन नियमों को रटने की जगह इनके पीछे का लॉजिक समझना, ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। संज्ञा देखिए, सिर्फ परिभाषा रटने का विषय नहीं है, ये भाषा के स्ट्रक्चर को समझने की पहली सीढ़ी है। सही। आज का हमारा डिस्कशन पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड रहेगा। हम केवल नोट्स के पॉइंट्स पर ही बात करेंगे, लेकिन इस तरह से कि हर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नोट्स में सबसे पहली चीज है संज्ञा की परिभाषा। इसमें लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी, उसमें एक और सरल लाइन दी गई है जो इसका सार है। अच्छा, वो लाइन है सरल शब्दों में नाम ही संज्ञा है। बस इस एक बात को पकड़ लीजिए। इस दुनिया में आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देख सकते हैं, कुर्सी, मेज, इंसान, शहर, या जो महसूस कर सकते हैं, खुशी, दुख, ईमानदारी, गर्मी, अगर आपने उसे कोई नाम दे दिया है तो व्याकरण की दुनिया में वो एक संज्ञा है। यही इसका मूल मंत्र है। अच्छा, तो नाम ही संज्ञा है, ये एक तरह का यूनिवर्सल रूल हो गया। अगर किसी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है, ये बात साफ हो गई। बिल्कुल। लेकिन सारे नाम एक जैसे तो नहीं होते। मतलब राम भी एक नाम है और लड़का भी एक नाम है। यहीं से शायद इसके भेदों को समझने की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल, यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। राम और लड़का दोनों नाम है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क को समझने के लिए संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है। तो नोट्स के अनुसार हम पहले भेद से शुरू करते हैं। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। नोट्स में इसकी परिभाषा दी है, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराएं। यहाँ पर ये विशेष शब्द ही सबसे जरूरी लगता है। हाँ, विशेष शब्द को हाईलाइट कर लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक शब्द पर टिका है। अच्छा। विशेष का मतलब है जो अपने जैसा सिर्फ एक हो, यूनिक हो। जब कोई नाम सिर्फ एक खास व्यक्ति, एक खास जगह या एक खास चीज के लिए रिजर्व हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। नोट्स में दिए गए उदाहरण भी इसी बात को साफ करते हैं। राम, गंगा, दिल्ली, हिमालय, भारत। इन उदाहरणों को देखिए। राम किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। गंगा दुनिया की हजारों नदियों में से एक खास नदी का नाम है। सही। हर नदी गंगा नहीं है। दिल्ली एक विशेष शहर है और हिमालय एक विशेष पर्वत श्रृंखला है। ये नाम किसी पूरी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उस कैटेगरी के एक स्पेसिफिक मेंबर का करते हैं। वाह, कैटेगरी का स्पेसिफिक मेंबर, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसी लॉजिक से हमारा अगला भेद जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, वो पूरी कैटेगरी का नाम होना चाहिए। एग्जैक्टली। नोट्स में लिखा है जो पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए। इसे ऐसे सोचें, जातिवाचक संज्ञा एक कैटेगरी है, जैसे आपके फोन में एप्स का फोल्डर, और व्यक्तिवाचक संज्ञा उस फोल्डर के अंदर का एक खास ऐप है, जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। हाँ, नदी एक कैटेगरी है, गंगा उस कैटेगरी का एक स्पेसिफिक आइटम है। परीक्षा में जब भी दुविधा हो, खुद से पूछें क्या यह एक पूरी श्रेणी का नाम है या उस श्रेणी के किसी एक सदस्य का। ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। अब नोट्स के उदाहरण देखते हैं। लड़का, नदी, पर्वत, शहर, पुस्तक। अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लड़का एक कैटेगरी है जिसमें राम, श्याम, मोहन जैसे स्पेसिफिक मेंबर आते हैं। नदी एक कैटेगरी है जिसमें गंगा, यमुना, नील जैसी स्पेसिफिक नदियां हैं। सही पकड़ा। जब हम पर्वत कहते हैं तो दुनिया का कोई भी पर्वत हो सकता है, लेकिन जब हम हिमालय कहते हैं तो सिर्फ एक विशेष पर्वत की बात होती है। यही इन दोनों के बीच का मूल अंतर है, और परीक्षक अक्सर इन्हीं दो के बीच फर्क करके सवाल पूछते हैं। अच्छा। वे पूछेंगे पर्वत कौन सी संज्ञा है, और विकल्प में हिमालय भी देंगे ताकि कंफ्यूजन हो। ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अंतर तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वो चीजें थी जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर उन चीजों का क्या जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे किसी की ईमानदारी या अपना बचपन। व्याकरण में इन्हें कहाँ फिट किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यही पर संज्ञा का तीसरा भेद आता है, जो इन अमूर्त चीजों को नाम देता है। नोट्स में अगला भेद है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराए। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान लिखी है ब्रैकेट में। इन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जी, ये पहचान ही इसका लिटमस टेस्ट है। उदाहरण है मिठास, बचपन, क्रोध, ईमानदारी, बुढ़ापा। जैसे आप मिठाई को छू सकती हैं पर उसकी मिठास को नहीं। बिल्कुल। मिठास तो एक अनुभव है, एक भाव है। बिल्कुल। आप किसी बच्चे को देख सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बचपन एक अवस्था, स्टेट है। सही। एक भाव है। राइट। इसी तरह ईमानदारी एक गुण है और बुढ़ापा एक दशा है। ठीक है। ये सभी संज्ञाएं हमारे मन और अनुभव से जुड़ी हैं, भौतिक दुनिया से नहीं। ठीक है। तो संज्ञा के 3 मुख्य भेद, व्यक्ति, जाति और भाव समझ आ गए। अब चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। नोट्स कहते हैं जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका शब्द अक्सर एक वचन होता है, लेकिन वो अपने अंदर एक पूरे समूह को समेटे होता है। अरे वाह। एक शब्द पर बोध अनेक का, शब्द एक वचन पर बोध अनेक का। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नोट्स में उदाहरण है सेना, कक्षा, सभा, भीड़, परिवार। अब इसी पॉइंट से इन उदाहरणों को देखिए। हम कहते हैं सेना आ रही है, रही है नहीं। हाँ, सही बात है। कक्षा बैठी है, बैठे हैं नहीं। शब्द एक वचन की तरह प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सेना का मतलब हजारों सैनिक हैं और कक्षा का मतलब दर्जनों छात्र। परिवार एक इकाई है, लेकिन उसमें कई सदस्य होते हैं। सोचिए, जब क्रिकेट टीम मैदान पर उतरती है, आप कहते हैं टीम आ गई, ना कि 11 खिलाड़ी आ गए। वो शब्द टीम ही समूहवाचक संज्ञा है। ये तो सच में बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ये भाषा को छोटा और असरदार बनाता है। अब आते हैं 5वें और अंतिम भेद पर, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। इसकी परिभाषा है जो किसी धातु या द्रव्य यानी पदार्थ का बोध कराए।
द्रव्यवाचक संज्ञा की भी एक बहुत सरल पहचान है, एक लिटमस टेस्ट है, जैसा आपने पहले कहा था। अच्छा। आप खुद से पूछिए, क्या मैं इसे गिनने के बजाय नापता या तौलता हूं? मतलब जिनकी गिनती क्वांटिटी में होती है, नंबर में नहीं। नोट्स में उदाहरण है सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, लोहा। बिल्कुल आप एक पानी या दो दूध नहीं कहते, आप 1 लीटर पानी या 2 लीटर दूध कहते हैं। सही। आप एक सोना नहीं कहते, 10 ग्राम सोना कहते हैं। ये वो पदार्थ हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे सोने से गहने, दूध से मिठाई, लोहे से औजार। तो जो भी चीज नापी या तौली जाए और जिसे गिना न जा सके, वो ज्यादातर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। परीक्षक यहीं फंसा सकते हैं। वो विकल्प में लकड़ी और कुर्सी दोनों देंगे। हाँ, ये बहुत होता है। लकड़ी द्रव्यवाचक है क्योंकि उसे तौला जाता है, लेकिन कुर्सी जातिवाचक है क्योंकि उसे गिना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लकड़ी और कुर्सी का उदाहरण अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। जी। तो हमने पांचों भेद समझ लिए। अब नोट्स में एक एग्जाम स्पेशल सेक्शन है जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है। ये है भाववाचक संज्ञा बनाना। हाँ, नोट्स में साफ लिखा है, परीक्षा में अक्सर जातिवाचक से भाववाचक बनाने को आता है, और ये 100% सच है। यहाँ आपकी शब्द निर्माण की समझ परखी जाती है। आपको एक शब्द दिया जाएगा जो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण या क्रिया हो सकता है, और उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी होगी। ये रटने की चीज नहीं है, इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं। नोट्स में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, बच्चा से बनता है बचपन। यहाँ पैटर्न देखिए, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें पन प्रत्यय सफिक्स जोड़ा गया और ये बचपन बन गया, जो एक अवस्था यानी भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है, लड़का से लड़कपन, अपना से अपनापन। अच्छा, तो ये प्रत्यय या सफिक्स का खेल है। अगला उदाहरण है पंडित से पंडित्य। यहाँ पंडित, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें य प्रत्यय लगा है। पंडित उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें ज्ञान हो, और उस ज्ञान के गुण को पांडित्य कहते हैं। पांडित्य एक भाव है। इसी तरह मधुर विशेषण से माधुर्य बनता है। समझ गई। तीसरा उदाहरण है बूढ़ा से बुढ़ापा। यह भी पन प्रत्यय जैसा ही है। यहाँ आपा प्रत्यय लगा है। बूढ़ा एक अवस्था है और उस अवस्था के नाम को बुढ़ापा कहते हैं। यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। और अंतिम उदाहरण है ममता से ममत्व। यहाँ त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ममता स्वयं एक भाव है और उस भाव के गुण को, उस फीलिंग को ममत्व कहते हैं। त्व प्रत्यय भी बहुत आम है, जैसे मनुष्य से मनुष्यत्व, अपना से अपनत्व। अच्छा, तो परीक्षा में आपको यही पन, ता, त्व, ई, आपा जैसे प्रत्यय पहचानने होते हैं। वाह, अब ये सिर्फ उदाहरण नहीं रहे, बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। जय हिंद, वेलकम टू रॉ IQ। आज हमारे सामने UPSI परीक्षा के लिए तैयार किए गए हिंदी व्याकरण के नोट्स हैं, और हमारा मिशन है इनमें छिपे हर जरूरी कॉन्सेप्ट को बाहर निकालना। जय हिंद। और आज का हमारा विषय है अध्याय 6, सर्वनाम यानी प्रोनाउंस। व्याकरण का एक ऐसा हिस्सा जो लगता तो आसान है, पर परीक्षा में अक्सर यहीं से सवाल फंसा देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन नोट्स की गहराई में उतरते हैं और सर्वनाम के हर पहलू को इस तरह समझते हैं कि वो सिर्फ याद न हो, बल्कि समझ में आ जाए। नोट्स में सबसे पहले परिभाषा दी गई है। जी। इसमें लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने और संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति, मतलब रेपिटेशन, को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो सर्वनाम भाषा के शॉर्टकट है। अगर ये ना होते तो हमें हर बार किसी व्यक्ति या वस्तु का पूरा नाम लेना पड़ता। सोचिए, बातचीत कितनी बोझिल हो जाती। हाँ, जैसे अगर हम कहें विराट ने शतक मारा, विराट बहुत खुश था, विराट ने अपनी बेटी को वीडियो कॉल किया। सही। ये सुनने में कितना अजीब और मशीनी लगता है। बिल्कुल सही। इसकी जगह अगर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करें तो वाक्य बनेगा, विराट ने शतक मारा, वो बहुत खुश था, अच्छा, उसने अपनी बेटी को वीडियो कॉल किया। देखिए, भाषा कितनी सहज और स्वाभाविक हो गई। यही सर्वनाम का असली काम है, प्रवाह बनाए रखना। और नोट्स में उदाहरण भी हैं, जैसे वह, तुम, मैं, हम, कौन, कोई आदि। हाँ, ये सब इसी काम के लिए बने हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो साफ है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली सवाल बनते हैं, सर्वनाम के भेद। नोट्स कहते हैं कि इसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। जी, और ये संख्या तो सीधे सीधे याद करने वाली है। परीक्षा में सीधा प्रश्न आ सकता है। 6 भेद। ठीक है। हाँ, ये 6 भेद सर्वनाम का पूरा परिवार है। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें एक नाटक के किरदारों की तरह देखना। ये दिलचस्प है। तो चलिए इस नाटक का पहला किरदार देखते हैं। नोट्स के अनुसार पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा दी है वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। असल में पुरुषवाचक सर्वनाम ही तो बातचीत की नींव है। इसके 3 हिस्से होते हैं, जैसा कि नोट्स में लिखा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अच्छा, उत्तम, मध्यम और अन्य। हाँ, उत्तम पुरुष वो है जो बोल रहा है, यानी मैं और हम। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। और मैं भी। जी। मध्यम पुरुष वो है जिससे बात की जा रही है, यानी तुम और आप। और अन्य पुरुष वो है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी वह, वे, उसने। जैसे हम विराट कोहली की बात कर रहे थे, तो वो इस बातचीत के लिए अन्य पुरुष हुए। बिल्कुल। तो ये 3 पुरुष मिलकर ही किसी भी संवाद को पूरा करते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और विषय, यानी बातचीत के 3 स्तंभ। ये तरीका समझने में काफी आसान है। अब दूसरे भेद पर आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा है किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निश्चय, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आप इसे व्याकरण का लेजर पॉइंटर समझ सकती हैं। जब आप यह या वह कहते हैं तो आप किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। नोट्स में उदाहरण है, यह मेरी कार है और वे जा रहे हैं। तो यहाँ यह से मतलब सामने खड़ी एक खास कार से है। हाँ, और वे से मतलब उन खास लोगों से है जो जा रहे हैं। निश्चित। इसमें कोई शक या गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। वो क्या?
वह शब्द अन्य पुरुष में भी आता है और निश्चयवाचक में भी। हाँ, ये तो है। जब हम कहते हैं वह जा रहा है तो यह अन्य पुरुष है, क्योंकि हम एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं वह मेरी किताब है, तो यहाँ वह एक निश्चित किताब की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब हमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वाक्य में उसके काम को देखना होगा। बिल्कुल, संदर्भ ही सब कुछ है। चलिए अब इसके ठीक उल्टे पर चलते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, परिभाषा जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम लेजर पॉइंटर है तो अनिश्चयवाचक एक धुंधला कमरा है। आपको पता है कि कमरे में कोई या कुछ है, लेकिन कौन है या क्या है ये साफ नहीं है। अनिश्चितता ही इसकी पहचान है। हाँ। उदाहरण भी यही बताते हैं। कोई आ रहा है और दूध में कुछ गिरा है। मतलब पहले वाक्य में हमें नहीं पता कि आने वाला कौन है, और दूसरे में दूध में क्या गिरा है ये भी नहीं पता। कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए होता है और कुछ का प्रयोग वस्तुओं के लिए। ये एक छोटा सा नियम है पर बहुत काम का है। ठीक है, अब आते हैं चौथे भेद पर, जो काफी सीधा साधा लगता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, परिभाषा है प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, ये सबसे सरल है। हिंदी व्याकरण के जासूस शब्द कौन और क्या, ये हमेशा जानकारी मांगते हैं। वहाँ कौन खड़ा है और तुम क्या खा रहे हो। जी, कौन किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है और क्या किसी वस्तु या काम के बारे में। इनके जवाब में हमेशा कोई संज्ञा ही आएगी। इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, बस पहचानना आना चाहिए। सही कहा। ठीक है, तो अब पांचवें भेद पर चलते हैं, जो थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है। संबंधवाचक सर्वनाम, परिभाषा है जो वाक्य के दो हिस्सों में संबंध जोड़े। इन्हें आप वाक्य का पुल कह सकती हैं। ये सर्वनाम हमेशा जोड़ों में आते हैं। अच्छा, जोड़ों में? हाँ, और ये वाक्य के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ते हैं, अक्सर कारण और परिणाम का रिश्ता बनाते हुए। नोट्स के उदाहरण बहुत अच्छे हैं। जो करेगा सो भरेगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जो सो और जिसकी उसकी एक कनेक्शन बना रहे हैं। हाँ, और ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये कहावतें हैं। हमारी भाषा में ज्यादातर कहावतें संबंधवाचक सर्वनाम की नींव पर ही टिकी हैं। जैसा देश वैसा भेस, ये भी एक उदाहरण है। ये तो व्याकरण को साहित्य से जोड़ने वाली बात हो गई। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आखिरी और छठे भेद पर, निजवाचक सर्वनाम, परिभाषा जो शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे। निज का मतलब ही होता है अपना या सेल्फ। जब वाक्य में काम करने वाला यानी कर्ता अपने लिए आप, स्वयं या खुद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका काम कर्ता पर जोर देना होता है। हाँ, ये बताना कि काम उसी ने किया है, किसी और ने नहीं। उदाहरण है, मैं अपना काम स्वयं या खुद करूंगा। यहाँ स्वयं या खुद इस बात पर जोर दे रहा है कि काम मैं ही करूंगा। बिल्कुल, ये काम की ओनरशिप को दिखाता है। जैसे गांधी जी अपना काम आप ही करते थे। यहाँ आप का मतलब तुम नहीं बल्कि स्वयं है, और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, और इसी पर हमारे नोट्स में भी खास ध्यान दिया गया है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य वाले सेक्शन पर। पहला तथ्य है, हिंदी में मूल सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। अभी हमने पढ़ा कि भेद 6 हैं और अब कह रहे हैं कि संख्या 11 है। ये एक क्लासिक ट्रैप है और परीक्षा में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसे ऐसे समझिए, भेद यानी प्रकार या कैटेगरीज जो 6 हैं। ठीक है, लेकिन मूल सर्वनाम यानी रॉ इंग्रेडिएंट्स जिनसे बाकी सभी सर्वनाम रूप बनते हैं वे सिर्फ 11 हैं। अच्छा, मतलब इन्हीं 11 शब्दों से रूप बदल बदल कर बाकी सब बनते हैं। एकदम सही। जैसे मूल सर्वनाम है मैं, लेकिन जब इस पर कारक का असर होता है तो यह मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे जैसे कई रूप ले लेता है, पर इन सब का मूल मैं ही है। तो परीक्षा में अगर भेद पूछें तो जवाब 6 है, और अगर मूल सर्वनामों की संख्या पूछें तो जवाब 11 है। इस अंतर को गांठ बांध लेना है। ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। अब दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं जिसकी बात आप अभी कर रही थी। आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष और निजवाचक दोनों में होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। तो इसे कैसे साफ करें? इसका एक ही तरीका है, वाक्य का भाव समझना। जब आपका प्रयोग सुनने वाले के लिए हो, मतलब तुम की जगह इज्जत देने के लिए, तो ये मध्यम पुरुष है। जैसे आप बैठ जाइए। यहाँ मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा हूँ। जी, लेकिन जब आपका मतलब स्वयं या खुद हो और कर्ता उसे अपने लिए इस्तेमाल करे तो ये निजवाचक है। जैसे मैं ये काम आप ही कर लूंगा, मतलब मैं ये काम खुद कर लूंगा। बिल्कुल। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि परीक्षक को पता है कि छात्र यहीं फंसते हैं। तो हमने सर्वनाम के 6 भेद और 2 सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य समझ लिए, लेकिन थ्योरी को असल में परखने का तरीका तो सवालों को हल करना ही है। हाँ, चलिए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। मेरा प्रश्न है, जो सोएगा सो खोएगा में कौन सा सर्वनाम है? विकल्प है, ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक, डी अनिश्चयवाचक। यहाँ साफ तौर पे जो और सो का जोड़ा दिख रहा है, जो सोने की क्रिया को खोने के परिणाम से जोड़ रहा है। ये संबंधवाचक सर्वनाम का क्लासिक उदाहरण है, तो सही उत्तर है बी संबंधवाचक। बिल्कुल साफ है। दूसरा प्रश्न, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, इस वाक्य में स्वयं क्या है? विकल्प हैं, ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ कर्ता मैं है और वो अपने लिए स्वयं शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। जब कर्ता अपने लिए स्वयं, खुद या आप का प्रयोग करे तो वो हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है, तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प, ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी पुरुषवाचक। ये तो धुंधले कमरे वाला उदाहरण है। कोई आ रहा है पर कौन ये निश्चित नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सही। चौथा प्रश्न एक सीधा तथ्यात्मक सवाल है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। ये तो रटने वाला सवाल है जिस पर हमने शुरू में ही बात की थी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सही उत्तर सी है। हाँ, यहाँ 11 से कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल नहीं। और आखिरी अभ्यास प्रश्न,
यह किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। यह शब्द का प्रयोग हमेशा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए होता है। यह हमारा लेजर पॉइंटर है, इसलिए सही उत्तर है बी निश्चयवाचक। बहुत बढ़िया। इन प्रश्नों से सारे कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत हो गए। आज की इस पूरी चर्चा से अगर एक बात श्रोताओं को याद रखनी है तो वो यही है, सर्वनाम के भेद जो 6 हैं और मूल सर्वनामों की संख्या जो 11 है, ये 2 अलग अलग तथ्य हैं। परीक्षा का दबाव अक्सर इन दोनों के बीच भ्रम पैदा कर देता है। इस अंतर को साफ रखना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात, आप शब्द का दोहरा चरित्र है, कब वो सम्मान है और कब वो स्वयं का प्रतीक। इसी के साथ सर्वनाम पर हमारी ये गहरी चर्चा समाप्त होती है। पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जी। हमने सर्वनाम को संज्ञा के विकल्प के रूप में देखा, लेकिन कभी सोचिएगा, क्या भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों का काम करते हैं? ये व्याकरण की दुनिया के डबल एजेंट कौन हो सकते हैं? एक बेहतरीन सवाल, इस पर सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वेलकम टू रॉ IQ। जय हिंद। तो आज हमारे सामने UPSI परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, विशेषण। बिल्कुल। अब देखिए, विशेषण की परिभाषा तो मतलब हम सबने स्कूल में पढ़ी है, जी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन परीक्षा में सवाल वो परिभाषा से नहीं आता। वो आता है प्रविशेषण, विशेष्य और सार्वनामिक विशेषण के बीच के बारीक फर्क से। अक्सर कंफ्यूजन वहीं होता है। बिल्कुल सही कहा, और यही हमारा आज का मिशन है। इन नोट्स को मतलब आधार बनाकर हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि परीक्षा में जब घुमा फिरा कर सवाल आए तो कोई फंसे नहीं, बल्कि उसे आसानी से हल कर पाए। चलिए इस टॉपिक को आज जड़ से समझते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए सीधे नोट्स के पहले हिस्से पर आते हैं, जहां मूल परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, जो कहती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मतलब गुण, दोष, संख्या, परिमाण वगैरह बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। हाँ, एकदम सीधी बात है। कोई भी शब्द जो किसी चीज, इंसान या जगह के बारे में ये बताए कि वो कैसा है, कितना है या फिर कौन सा है, वो विशेषण है। जैसे लाल गाड़ी, 4 केले, ऊंची इमारत। अच्छा, ये शब्द हमें गाड़ी, केले और इमारत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन इसी के साथ एक और शब्द जुड़ा है, विशेष्य। नोट्स में लिखा है जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी वे संज्ञा या सर्वनाम। हाँ। तो अगर हम उदाहरण लें काली गाय, तो इसमें काली तो विशेषण हो गया, पर इस गाय को व्याकरण में क्या कहेंगे? यही गाय विशेष्य है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। विशेषण हवा में तो विशेषता बताएगा नहीं, वो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए ही आएगा। सही बात है। तो जिस पर विशेषण अपना असर डाल रहा है, जिसकी वो बात कर रहा है, वही विशेष्य है। जैसे ईमानदार आदमी में ईमानदार विशेषण है और आदमी विशेष्य है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मामला है। तो विशेषण और विशेष्य हमेशा एक जोड़ी की तरह आते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प शब्द है जो नोट्स में दिया गया है, प्रविशेषण। इसकी परिभाषा है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, मतलब विशेषता की भी विशेषता। हाँ बिल्कुल, इसे आप विशेषण का बॉस समझ सकते हैं। विशेषण का बॉस? हाँ, ये विशेषण के असर को और बढ़ा या घटा देता है। ये बताता है कि कोई गुण कितना ज्यादा या कितना कम है। जैसे कोई सिर्फ अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा। कोई सिर्फ तेज नहीं है, वो अत्यंत तेज है। अरे वाह, तो ये तो एक तरह से विशेषण का स्क्वायर हो गया। नोट्स में इसका एक उदाहरण भी है, राम बहुत अच्छा लड़का है। क्या हम इसे तोड़कर इन तीनों शब्दों को पहचान सकते हैं? जरूर, ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसे समझने के लिए। सबसे पहले लड़का कैसा है? अच्छा। तो अच्छा हो गया विशेषण। अब सवाल, किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की, मतलब राम की। हाँ, तो राम या लड़का हो गए विशेष्य। अब आखिरी सवाल, वो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। तो ये बहुत शब्द अच्छा यानी विशेषण की भी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए बहुत हुआ प्रविशेषण। साफ हो गया, विशेष्य राम, उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण अच्छा, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला प्रविशेषण बहुत। ये तिकड़ी समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एकदम। और मुझे याद है एक बार परीक्षा में सवाल आया था, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अच्छा। इसमें ज्यादातर लोगों ने कश्मीरी और लाल को विशेषण पहचान लिया, पर सिंदूरी को प्रविशेषण मानना भूल गए, क्योंकि वो लाल की भी विशेषता बता रहा था। बिल्कुल, कि वो कैसा लाल है, सिंदूरी लाल। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो अब जब ये मूल बातें साफ हो गई हैं, जी, तो हम विशेषण के अलग अलग प्रकारों पर बात कर सकते हैं। जी, है ना? हाँ। क्योंकि अच्छा लड़का और 4 लड़के, इन दोनों में अच्छा और 4 एक ही तरह के विशेषण तो नहीं लगते। नहीं लगते। क्या नोट्स में इनके प्रकारों के बारे में बताया गया है? हाँ, और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा हिस्सा है। नोट्स के मुताबिक विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, और इन चारों के बीच का फर्क समझना ही सबसे अहम है। चलिए तो पहले से शुरू करते हैं। नोट्स में पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, और इसमें लिखा है कि यह गुण, दोष, रंग, आकार, दशा का बोध कराए। ये सबसे आम प्रकार है। असल में जब भी हम विशेषण शब्द सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है। सही है। यह हमें बताता है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम कैसा है। और यहाँ एक आम गलती होती है, लोग गुणवाचक का मतलब सिर्फ अच्छा गुण समझ लेते हैं। हाँ, ये होता है। जबकि ऐसा नहीं है।
ये किसी भी तरह की प्रकृति या अवस्था हो सकती है, अच्छी या बुरी। जैसे ईमानदार व्यक्ति में ईमानदार गुण है तो क्रोधी व्यक्ति में क्रोधी उसका दोष है, लेकिन है दोनों ही गुणवाचक विशेषण। अच्छा, पुरानी हवेली में पुरानी उसकी दशा है और गोल मेज में गोल उसका आकार, ये सब गुणवाचक है। समझ गया। तो गुणवाचक का दायरा काफी बड़ा है। अब नोट्स में दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह संख्या का बोध कराए। इसके दो प्रकार भी बताए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। बिल्कुल, जब हमें किसी चीज की सटीक गिनती पता हो तो वो निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 4 आम, 10 लड़के, पहली मंजिल। ठीक है। यहाँ 4, 10, पहली, ये सब निश्चित संख्याएं हैं। और अनिश्चित का मतलब हुआ जहां गिनती पक्की ना हो। जैसे नोट्स में उदाहरण है, कुछ लोग, कई छात्र। हाँ, यहाँ हमें ये तो पता है कि लोगों या छात्रों को गिना जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या बताई नहीं गई है। तीसरे भेद पर, और मुझे लगता है यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ये नापतौल यानी मात्रा का बोध कराए। थोड़ा दूध और कुछ लोग, ये सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में फर्क करना ही असली परीक्षा है, और इसे पहचानने का एक अचूक तरीका है। बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या इसके बाद आने वाली संज्ञा को गिना जा सकता है? अच्छा, कैसे? देखिए, कुछ लोग में आप लोगों को गिन सकते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, इसलिए ये संख्यावाचक है। ठीक है। लेकिन थोड़ा दूध में क्या आप दूध को गिन सकते हैं? 1 दूध, 2 दूध? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप उसे नाप या तौल सकते हैं। 1 लीटर, 2 किलो। तो जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का इस्तेमाल होता है। अरे वाह, यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ये तो बहुत सरल तरीका है। मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फर्क। बिल्कुल। तो 2 किलो चीनी निश्चित परिमाणवाचक हो गया और बहुत पानी अनिश्चित परिमाणवाचक। एकदम सही। 2 किलो एक निश्चित मात्रा है और बहुत एक अनिश्चित मात्रा। अब आते हैं चौथे और आखिरी भेद पर, जो कि है सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा थोड़ी तकनीकी है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, यह सर्वनाम होकर भी विशेषण का काम कैसे करता है? ये बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए कि सर्वनाम यहाँ एक बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। बॉडीगार्ड? हाँ, वो हमेशा वीआईपी यानी संज्ञा के ठीक आगे खड़ा होकर उसकी तरफ इशारा करता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आएगा। अच्छा। अगर सर्वनाम अकेले आए संज्ञा की जगह पर तो वो सर्वनाम है, लेकिन अगर वो संज्ञा के साथ आए तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अच्छा, एक उदाहरण से समझते हैं। नोट्स में लिखा है, यह घर मेरा है। यहाँ देखिए, यह एक सर्वनाम है और वो घर, जो कि एक संज्ञा है, उसके ठीक पहले आया है। ये इशारा कर रहा है कि कौन सा घर, इसलिए यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन अगर वाक्य होता यह मेरा है और घर शब्द होता ही नहीं, तो यह सिर्फ सर्वनाम होता, क्योंकि वो संज्ञा की जगह पर आया है। हाँ, ये संज्ञा के साथ बनाम संज्ञा की जगह पर का अंतर ही परीक्षा में 1 नंबर का सवाल बनता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। वह लड़का जा रहा है में भी वह शब्द लड़का संज्ञा के ठीक पहले आकर इशारा कर रहा है। हाँ, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो ये चारों भेद अब काफी साफ हो गए हैं। अब नोट्स में एक और छोटा सा हिस्सा है, विशेषण की अवस्थाएं, जिन्हें अंग्रेजी में डिग्रीज कहते हैं। हाँ, ये तुलना करने के काम आती हैं। नोट्स में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है मूलावस्था। मूलावस्था? ये विशेषण का सामान्य सरल रूप है जिसमें कोई तुलना नहीं होती। जैसे राम अच्छा है, बस राम के गुण की बात हो रही है। ठीक है। दूसरी है उत्तरावस्था, जो 2 के बीच तुलना के लिए है। नोट्स में उदाहरण है उच्च का उच्चतर। सही। जब हम 2 लोगों या चीजों की तुलना करके किसी एक को बेहतर या कमतर बताते हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे राम श्याम से अच्छा है। अच्छा, से अच्छा है। हाँ, यहाँ 2 लोगों में तुलना हो रही है, इसमें अक्सर से शब्द का प्रयोग होता है। और तीसरी और अंतिम है उत्तमावस्था। हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए है, जैसे उच्च का उच्चतम। हाँ, जब किसी को पूरे समूह में सबसे ऊपर या सबसे नीचे दिखाना हो, जैसे राम कक्षा में सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा मतलब उससे अच्छा कोई नहीं। हाँ, ये तुलना की सर्वोच्च अवस्था है, इसमें अक्सर सबसे शब्द का प्रयोग होता है। बढ़िया। तो मूलावस्था, गुड, उत्तरावस्था, बेटर और उत्तमावस्था, बेस्ट। ये भी साफ है। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। इन सब सीखी हुई बातों को कुछ अभ्यास प्रश्नों से परखते हैं, जो नोट्स में दिए गए हैं। जरूर, इससे ये सारे कॉन्सेप्ट और भी पक्के हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, किताब बहुत पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी क्या है? और विकल्प हैं ए विशेष, बी विशेषण, सी प्रविशेषण, डी संज्ञा। यहाँ सवाल पुरानी शब्द के बारे में है। पुरानी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? किताब की। किताब की। तो परिभाषा के अनुसार जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। तो सही उत्तर है बी विशेषण। बिल्कुल, इसमें किताब विशेष्य है और बहुत प्रविशेषण है, लेकिन पूछा पुरानी के बारे में क्या था?
अगला प्रश्न, थोड़ा दूध में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? विकल्प हैं ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। यहाँ हमें वही अपना नियम लगाना है। दूध के लिए थोड़ा शब्द आया है। क्या दूध को गिन सकते हैं? नहीं। नहीं, उसे मापते या तौलते हैं। तो जो चीज नापी तौली जाए उसकी मात्रा बताने वाला शब्द परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो सही उत्तर है सी। सही। ये संख्यावाचक इसलिए नहीं हो सकता, गुणवाचक का तो सवाल ही नहीं है, और सार्वनामिक होने के लिए इसे सर्वनाम होना जरूरी था। बहुत अच्छे। अब एक मुश्किल सवाल, प्रश्न 3, राम बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? विकल्प हैं ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी विशेष्य, डी क्रिया। ये एक फंसाने वाला सवाल है। हाँ, लग तो रहा है। यहाँ तेज शब्द दौड़ता है जो कि क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो तेज हुआ क्रिया विशेषण। अच्छा। अब वाक्य में बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? राम की, या दौड़ने की, या तेज की? बहुत तेज, तो तेज की। बिल्कुल, तो बहुत शब्द तेज क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, और जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका उत्तर है बी। हाँ, सही उत्तर है बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ज्यादातर लोग इसे क्रिया विशेषण समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न 4 पर, विशेषण के कुल कितने मुख्य भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ये तो सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है। हमने नोट्स में विस्तार से पढ़ा है कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो सही उत्तर है बी 4। और अंतिम प्रश्न, वहां नौकर नहीं आया में वह कौन सा विशेषण है? विकल्प हैं ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक, डी संख्यावाचक। यहाँ वह एक सर्वनाम है जो संज्ञा नौकर के ठीक पहले आया है। यह इशारा कर रहा है कि कौन सा वाला नौकर। यह हमारे बॉडीगार्ड वाले नियम में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ। जब सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करे तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसलिए सही उत्तर है सी। शानदार। तो ये थी विशेषण अध्याय की एक विस्तृत चर्चा, सीधे हमारे यूपीएसआई के नोट से। मुझे लगता है कि हमने सिर्फ परिभाषाओं को नहीं पढ़ा, बल्कि उनके पीछे के तर्क और आम गलतियों को भी समझा है। बिल्कुल। और अब जब ये व्याकरण के नियम साफ हो गए हैं तो एक कदम आगे जाकर सोचिएगा। जब भी आप कुछ पढ़ें, ध्यान दें कि लेखक और कवि कैसे सिर्फ सही विशेषणों के चुनाव से किसी भी दृश्य या भावना में जान डाल देते हैं। अंधेरी रात और चांदनी रात में सिर्फ एक विशेषण का फर्क है, पर दोनों से मन में बिल्कुल अलग तस्वीरें बनती हैं। सही बात है। एक सही शब्द पूरे वाक्य का असर बदल सकता है। क्या बात है। इसी दिलचस्प विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। आज हमारे हाथ में यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स हैं, और हम सीधे उस चैप्टर पे नजर डाल रहे हैं जहां अक्सर छोटी छोटी गलतियों से नंबर कट जाते हैं। विषय है क्रिया, यानी वर्ब। तो हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके हर जरूरी पहलू को समझना है, उन बारीकियों को पकड़ना है जहां सवाल फंसते हैं। बिल्कुल। क्रिया व्याकरण की रीढ़ है। अगर इसे समझ लिया तो वाक्य संरचना की आधी लड़ाई तो मतलब जीत ली जाती है। सही बात है। और ये नोट्स काफी सीधे और सटीक लग रहे हैं। चलिए नोट्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अध्याय 8 की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, तो नोट्स का पहला बिंदु है क्रिया की परिभाषा। इसमें लिखा है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये तो काफी सीधी बात लगती है। करना तो समझ आता है, जैसे चलना, खाना, लेकिन ये होना क्या है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आसमान नीला है, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा, फिर है क्रिया कैसे हुई? बिल्कुल, और यहीं से कॉन्सेप्ट की गहराई शुरू होती है। ज्यादातर लोग क्रिया का मतलब सिर्फ एक्शन यानी करना समझते हैं। हाँ। लेकिन होना भी एक क्रिया है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। आसमान नीला है वाक्य में जो है शब्द है वो आसमान की अवस्था बता रहा है। अच्छा, उसकी स्थिति। जी, उसके नीले होने की स्थिति। ये कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, लेकिन ये एक अवस्था क्रिया है। इसीलिए परिभाषा में होने और करने दोनों को शामिल किया गया है। समझ गया। तो क्रिया सिर्फ एक्शन नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग भी है। बिल्कुल। इसके ठीक बाद नोट्स धातु की बात करते हैं। लिखा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा। ये मूल रूप क्या चीज है? सोचिए, धातु क्रिया का डीएनए है। डीएनए? हाँ, ये वो सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा है जिसमें उस काम का पूरा सार छिपा होता है। जैसे चल एक डीएनए है। इसी एक चल धातु से आप चलता है, चलेगी, चलना चाहिए, चलवाया, कितने ही शब्द बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन सबका कोर एक्शन वो चल ही रहेगा। इसे पकड़ लिया तो आप क्रिया के किसी भी रूप को आसानी से पहचान लेंगे। अरे वाह, डीएनए वाला उदाहरण तो बेहतरीन है। और नोट्स में आगे इसी को स्पष्ट किया गया है कि धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे
पढ़ प्लस ना इज इक्वल टू पढ़ना। एकदम सही। तो पढ़ डीएनए है और ना लगाकर हमने उसका एक रूप पढ़ना तैयार कर लिया। जी। ना प्रत्यय उसे एक पहचान देता है, एक सामान्य रूप जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। पर परीक्षा में आपको धातु पहचानने को कहा जा सकता है, इसलिए डीएनए को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो क्रिया का डीएनए यानी धातु समझ आ गया, लेकिन असल खेल तो तब शुरू होता है जब ये क्रिया वाक्य में इस्तेमाल होती है। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्रिया का असर सिर्फ काम करने वाले पर है, मतलब कर्ता पर, या किसी और पर भी। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला, और जैसा कि नोट्स में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, इसमें लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी, अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां से 80% सवाल बनते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यहाँ पूरी कहानी सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। इसका पहला भेद है अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। नोट्स कहते हैं जहां क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सारा एक्शन कर्ता से शुरू होकर कर्ता पर ही खत्म। बिल्कुल। अकर्मक यानी बिना कर्म के, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है जिस पर क्रिया का असर पड़े, क्रिया कर्ता के अंदर ही सीमित रहती है। जैसे मैं सोता हूँ। अच्छा। सोने का असर किसी और पर नहीं, सिर्फ मुझ पर है। और इसे पहचानने का एक टेस्ट भी दिया है जो मुझे लगता है सबसे काम की चीज है। जी। पहचान। क्या किसको पूछने पर उत्तर नहीं मिलता? चलिए नोट्स के उदाहरणों पर इसे आजमाते हैं। पहला है राम सोता है। अगर मैं पूछूं राम क्या सोता है या राम किसको सोता है, तो कोई जवाब नहीं है, ये तो काम कर रहा है। यही इसका सबसे अचूक टेस्ट है। दूसरा उदाहरण देखें, पक्षी उड़ते हैं। सवाल पूछिए, पक्षी क्या उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह सकते हैं आसमान में, पर आसमान में कहाँ का जवाब है, क्या का नहीं। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ये छोटी सी गलती ही परीक्षा में नंबर कटवाती है। तो जवाब सिर्फ क्या या किसको का ही होना चाहिए, कहाँ, कैसे या कब का नहीं। बिल्कुल। तीसरा उदाहरण है बच्चा रोता है। बच्चा क्या रोता है, कोई जवाब नहीं, तो ये भी अकर्मक है। ये टेस्ट तो काफी मजबूत लग रहा है। ये 99% मामलों में काम करता है, बस सवाल सही ढंग से पूछना है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया साफ है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। परिभाषा है जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक यानी कर्म के साथ, यहाँ क्रिया का असर कर्ता से निकलकर किसी और चीज या व्यक्ति पर पड़ता है, जिसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कर्ता एक्शन करता है और कर्म उस एक्शन को रिसीव करता है। यहाँ क्या या किसको पूछने पर आपको एक ठोस जवाब मिलेगा। नोट्स में उदाहरण है राम आम खाता है। चलिए टेस्ट करते हैं। क्रिया है खाता है, सवाल राम क्या खाता है, जवाब तुरंत मिलता है आम। तो आम कर्म हुआ और खाना सकर्मक क्रिया हुई। ये तो बिल्कुल सीधा है। हाँ, ये सीधा उदाहरण है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी कर्म छिपा होता है। अच्छा। एक उदाहरण मैं देती हूँ जो नोट्स में नहीं है, लेकिन इसी नियम पर आधारित है। वाक्य है माँ पका रही है। अब आप पूछेंगे माँ क्या पका रही है? वाक्य में तो जवाब नहीं है। नहीं है, तो क्या ये अकर्मक है? ये तो फंसाने वाला सवाल है। पहली नजर में लगेगा कि क्या का जवाब नहीं है तो अकर्मक है, पर कुछ तो पकड़ा होगा, खाना, सब्जी। बिल्कुल, यहीं पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। पकाना एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए कर्म का होना स्वाभाविक है। आप बिना किसी चीज के पका नहीं सकते, तो यहाँ कर्म अंध यानी इम्प्लाइड है, भले ही वाक्य में लिखा ना हो। इसलिए पकाना हमेशा सकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। ये तो बहुत ही शानदार जानकारी है। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं जहां आपको क्रिया की प्रकृति को समझना होता है। मतलब सिर्फ वाक्य को नहीं, क्रिया के स्वभाव को भी समझना है। सही पकड़ा। बहुत बढ़िया। तो सकर्मक और अकर्मक का भेद अब बिल्कुल साफ है। ये नींव मजबूत हो गई। अब नोट्स हमें क्रिया के कुछ और प्रकारों की तरफ ले जाते हैं। जी। जो हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर। हाँ, ये क्रिया के विशेष रूप है। इनका वर्गीकरण कर्म पर नहीं, बल्कि वाक्य में इनके बनने और प्रयोग होने के तरीके पर निर्भर करता है। इसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। नोट्स कहते हैं जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरणा दे। उदाहरण है लिखाना, लिखवाना। इसमें मजेदार बात यह है कि कर्ता बॉस की तरह होता है, काम खुद नहीं करता, बस ऑर्डर देता है या प्रेरित करता है। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए। मेहनत धोबी की, लेकिन वाक्य का हीरो मैं ही हूँ। बिल्कुल मैनेजर वाला काम है। मैनेजर वाला उदाहरण याद रहेगा। अगला है संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं मिलकर एक नया अर्थ दें। जैसे वो खाने लगा। जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ दो क्रियाओं का जोड़ा है। अब वर्ब पेयर, खाने और लगा दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ ये अलग अलग काम नहीं कर रही। अच्छा। दोनों मिलकर एक ही काम के शुरू होने का भाव बता रहे हैं। ईटिंग कमेंस्ड। जब दो क्रियाएं एक होकर एक ही यूनिट की तरह काम करें तो वो संयुक्त क्रिया है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत दिलचस्प प्रकार है नाम धातु क्रिया। परिभाषा है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। उदाहरण हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। ये क्रिया का एक तरह से जुगाड़ है। जुगाड़।
हाँ, जब हमारे पास किसी काम के लिए सीधी धातु नहीं होती तो हम किसी संज्ञा या विशेषण शब्द को ही पकड़कर उसमें आना जैसा प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना लेते हैं। अच्छा। लात जो कि संज्ञा है उससे लतियाना, गर्म विशेषण से गर्माना, अपना सर्वनाम से अपनाना। अरे वाह, यानी हम भाषा के साथ खेलते हुए संज्ञा से ही क्रिया बना सकते हैं। जी, बात से बतियाना, लात से लतियाना। जी, ये दिखाता है कि भाषा कितनी लचीली और रचनात्मक हो सकती है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। और इस सेक्शन का आखिरी भेद है पूर्वकालिक क्रिया। नोट्स में है जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो। उदाहरण, वह नहाकर पढ़ने बैठा। इसका मूल मंत्र है एक काम खत्म दूसरा शुरू। कर्ता एक काम को 100% पूरा करता है और फिर तुरंत दूसरा काम पकड़ लेता है। तो जो क्रिया पहले खत्म हुई वही पूर्वकालिक है। यहाँ नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि नहाने का काम पहले पूरा हुआ। इसकी सबसे सरल पहचान है कि धातु के साथ कर या कर के जुड़ा होता है। नहा प्लस कर, खा प्लस कर, पढ़ प्लस कर। बिल्कुल। एक सवाल है, वह नहाकर पढ़ने बैठा में 2 क्रियाएं हैं, तो क्या बैठा को भी किसी प्रकार में वर्गीकृत करेंगे या हमारा ध्यान सिर्फ नहाकर पर होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वाक्य में बैठा मुख्य क्रिया है, नहाकर सिर्फ ये बता रही है कि मुख्य क्रिया से पहले कौन सा काम हुआ। अच्छा, तो जब पूर्वकालिक क्रिया पूछी जाए तो ध्यान सिर्फ कर या करके वाली क्रिया पर देना है। बैठा अपने आप में एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन इस वाक्य का जो विशेषण है वो पूर्वकालिक क्रिया का होना है। शानदार। अब सारे नियम और प्रकार दिमाग में सेट हो गए हैं। चलिए अब इन सभी नियमों को असली परीक्षा के मैदान में उतारते हैं। अब प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जी, नोट्स में एक प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ये सबसे जरूरी पड़ाव है। ज्ञान को सवालों पर लागू करना ही तैयारी को मजबूत करता है। पहला प्रश्न, 1, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प हैं ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी पूर्वकालिक, डी नाम धातु। चलिए सीधा हमारा अचूक टेस्ट लगाते हैं। क्रिया है पढ़ता है, सवाल राम क्या पढ़ता है? जवाब साफ है, पुस्तक। क्योंकि क्या का जवाब मिल गया इसलिए ये निसंदेह बी सकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सीधा। दूसरा प्रश्न, 2, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। विकल्प है ए वह केला खाता है, बी सीता गीत गाती है, सी बच्चा रोता है, डी मोहन पत्र लिखता है। एक एक करके विकल्पों को खारिज करते हैं। ए क्या खाता है? केला, ये सकर्मक है। सही। बी क्या गाती है? गीत, ये भी सकर्मक है। डी क्या लिखता है? पत्र, ये भी सकर्मक। तो बचा सी। अब बचा सी, बच्चा रोता है। सवाल पूछे बच्चा क्या रोता है? कोई जवाब नहीं, तो यही हमारा उत्तर है, सी बच्चा रोता है। सही। प्रश्न 3, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए प्रेरणार्थक, बी संयुक्त, सी नाम धातु, डी यौगिक। जैसा हमने बात की थी, हथियाना शब्द हाथ संज्ञा से बना है। हाँ। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं, उन्हें हम सी नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये सीधे परिभाषा से है। अगला सवाल पूर्वकालिक क्रिया पर है। 4, वह खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? विकल्प है विकल्प ए नाम धातु, बी पूर्वकालिक, सी सकर्मक, डी प्रेरणार्थक। यहाँ 2 काम हुए। हाँ। पहले खाना खाया फिर सो गया। पहला काम कौन सा था? खाना खाने का। जी, क्रिया है खाकर, कर लगा हुआ है, मतलब एक काम खत्म हुआ, तो ये बिना किसी शक के बी पूर्वकालिक क्रिया है। और अंतिम अभ्यास प्रश्न हमारे सबसे पहले टॉपिक पर वापस जाता है। 5, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? विकल्प ए पद, बी धातु, सी शब्द, डी कारक। क्रिया का डीएनए, क्रिया का मूल अविभाज्य रूप, उसे हम कहते हैं धातु। तो ये थी क्रिया पर आधारित इन नोट्स की हमारी गहरी पड़ताल। हमने न सिर्फ नियमों को पढ़ा बल्कि उनके पीछे का लॉजिक, परीक्षा में आने वाले संभावित जाल और उन्हें याद रखने के तरीके भी समझे। इन नोट्स का सार यही है कि परिभाषाओं को रटने की बजाय उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझें, खासकर सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए क्या किसको वाले टेस्ट में माहिर हो जाएं। और छिपे हुए कर्म से सावधान रहें। जी बिल्कुल, अगर ये कर लिया तो क्रिया का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा। वाक्य है सड़क बन रही है। सोचिए इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, और क्यों? इसका जवाब आपको व्याकरण की और गहरी समझ देगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। रॉ आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 9 अव्यय। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जी, और ये विषय अक्सर परीक्षार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। हाँ, इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम दिए गए नोट्स के हर बिंदु को क्रम से और बहुत स्पष्ट रूप से समझें, जैसा कि यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल, हम केवल दिए गए तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक है अध्याय 9 अव्यय यानी अविकारी शब्द। अब पहली ही पंक्ति इसकी परिभाषा है।
ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन, विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अविकारी का मतलब ही है जिसमें कोई विकार या बदलाव ना आए। ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में मतलब चाहे किसी भी लिंग, वचन या काल के साथ प्रयोग हो, उनका रूप हमेशा एक जैसा रहता है। अच्छा, तो ये बदलते नहीं हैं और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, धीरे धीरे, शाबाश आदि। जी, इन उदाहरणों से ये बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आज। हम कहते हैं लड़का आज आया और लड़कियां आज आईं। दोनों वाक्यों में आपने देखा आज शब्द नहीं बदला। हाँ, ये तो सही है। लड़का का लड़कियां हो गया, आया का आई हो गया, पर आज वैसा का वैसा ही रहा। बिल्कुल। इसी तरह वह धीरे धीरे चलता है और वे धीरे धीरे चलते हैं। यहां भी धीरे धीरे शब्द स्थिर है। समझ गई। तो ये अपनी जगह पर एकदम पक्के रहते हैं। अगला बिंदु है अव्यय के मुख्य भेद। नोट्स कहते हैं अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद और एक गौण भेद निपात होते हैं। इसका मतलब है कि वर्गीकरण में 4 प्रमुख प्रकार हैं और एक 5वां प्रकार भी है निपात, जिसे सहायक या गौण माना जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। जी। पहला भेद क्रिया विशेषण, एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। मत सही। ये वो शब्द हैं जो क्रिया के होने का तरीका, समय, स्थान या मात्रा बताते हैं। मतलब क्रिया कैसे, कब, कहाँ या कितनी हुई। अच्छा, जैसे नोट्स में उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता। जी, इस वाक्य में चलता है क्रिया है। अब सवाल पूछिए वो कैसे चलता है। धीरे धीरे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे शब्द चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। अब दूसरा भेद है संबंध बोधक, प्रिपोजिशन, जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ये शब्द वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता दूसरे शब्दों के साथ स्थापित करते हैं। एक तरह से पुल का काम करते हैं। पुल का काम, सही कहा। इसका उदाहरण है घर के सामने बगीचा है। यहाँ देखिए, के सामने जो शब्द है वो घर, जो कि एक संज्ञा है, उसका संबंध बगीचा से बता रहा है। अच्छा, तो ये स्थान का संबंध बता रहा है। जी हाँ, अगर के सामने हटा दें तो वाक्य का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। घर बगीचा है। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब तीसरा भेद समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। इनका काम बहुत सीधा है, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ना, जैसे फेविकॉल का काम होता है। फेविकॉल, सही है। उदाहरण दिए गए हैं, राम और श्याम भाई हैं, वह आया परंतु रुक नहीं सका। जी, पहले वाक्य में और शब्द राम और श्याम, इन 2 शब्दों को जोड़ रहा है। और दूसरे में? दूसरे वाक्य में परंतु शब्द वह आया और रुक नहीं सका, इन 2 पूरे वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब चौथा भेद विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन, जो हर्ष, शोक, घृणा या आश्चर्य प्रकट करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये वो शब्द हैं जो मन के तेज भावों या भावनाओं को अचानक से प्रकट करते हैं, जैसे खुशी, दुख, हैरानी। अच्छा, और इसके उदाहरण है, वाह क्या नजारा है, हाय ये क्या हो गया। बिल्कुल, यहाँ वाह शब्द खुशी या आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, जबकि हाय शब्द दुख या पीड़ा का भाव दर्शा रहा है। ये व्याकरण से ज्यादा भावनाओं की भाषा है। तो ये 4 मुख्य भेद हो गए। अब उस गौण भेद की बात करते हैं, निपात। पार्टिकल्स। ये वे शब्द हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उस पर विशेष बल, फोर्स देते हैं। हाँ, निपात का मुख्य काम वाक्य के किसी शब्द या पद पर जोर देना होता है, ताकि अर्थ में एक खास बल आ जाए। बल देना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक तरह से उस शब्द को हाईलाइट करना। जैसे उदाहरण देखिए। उदाहरण है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। भी, ही, तो, मात्र, भर। जी, अब इस वाक्य में भी शब्द इस बात पर बल दे रहा है कि मैं भी दूसरों के साथ दिल्ली जाऊंगा। अगर ये भी ना होता तो वाक्य सामान्य होता, मैं दिल्ली जाऊंगा। अच्छा, मतलब भी लगने से उस बात में वजन आ गया। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम कहें तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तो ही शब्द काम करने की अनिवार्यता पर बल देता है। नोट्स में दिए गए ही, तो, मात्र, भर भी निपात के दूसरे उदाहरण हैं। समझ गई। तो अब हमने सारे भेद समझ लिए हैं। मुझे लगता है अब हम अभ्यास प्रश्नों के लिए तैयार हैं। जरूर, चलिए देखते हैं। ठीक है। प्रश्न 1, वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, क्रिया विशेषण, डी विशेषण। तो जैसा हमने पहले चर्चा की थी, धीरे धीरे शब्द बोलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है ना? हाँ, ये बता रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। तो ये क्रिया विशेषण हुआ, जो कि अव्यय का एक भेद है। तो उत्तर कुंजी के अनुसार सही उत्तर सी ही होगा। बहुत अच्छे। प्रश्न 2, हाय, अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में हाय कौन सा अव्यय है? ए क्रिया विशेषण, बी विस्मयादि बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी संबंध बोधक। ये तो बहुत साफ है। हाय शब्द शोक या दुख के तीव्र भाव को व्यक्त कर रहा है, और इसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। जी, तो सही उत्तर है बी, विस्मयादि बोधक। ठीक है। अगला प्रश्न 3, राम और लक्ष्मण वन गए, वाक्य में और क्या है? ए समुच्चय बोधक, बी विस्मयादि बोधक, सी संबंध बोधक, डी निपात।
यहाँ और क्या कर रहा है? ये राम और लक्ष्मण इन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये योजक हुआ, इसलिए सही उत्तर है ए, समुच्चय बोधक। सही। अब प्रश्न 4, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा वाक्य में ही क्या है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी निपात, डी सर्वनाम। यहाँ ही शब्द काम करना क्रिया पर एक विशेष बल, एक जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, एक तरह का दबाव बना रहा है। जी, तो सही उत्तर होगा सी, निपात। और अब अंतिम प्रश्न 5, जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? ए विकारी शब्द, बी अविकारी शब्द, सी विशेष्य, डी सर्वनाम। ये तो सीधे सीधे परिभाषा से ही जुड़ा प्रश्न है। हाँ, यहीं से तो हमने शुरू किया था। बिल्कुल, जिन शब्दों में विकार नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, और अव्यय का दूसरा नाम ही अविकारी शब्द है। तो सही उत्तर है बी, अविकारी शब्द। बहुत बढ़िया। आज हमने अव्यय की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरणों को नोट्स के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से समझा और अभ्यास प्रश्नों का विश्लेषण भी किया। जी, और मुझे लगता है अब ये विषय श्रोताओं के लिए काफी स्पष्ट हो गया होगा। एक अंतिम विचार मैं जोड़ना चाहूंगा। जरूर। अव्यय शब्दों की पहचान सिर्फ परिभाषा से नहीं होती, बल्कि वाक्य में उनके प्रयोग और उनके काम को समझने से होती है। परीक्षा में शब्द का काम पहचानना ही सफलता की कुंजी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। शब्द का काम पहचानिए, उसका नाम अपने आप पता चल जाएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वेलकम टू रॉ IQ। आज हमारे पास UPSI परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन नोट्स से वो 3 सबसे बड़े ग्रामर ट्रैप्स को समझना जहां अक्सर नंबर कटते हैं। लिंग के अपवाद, वचन का धोखा और कारक के उलझाने वाले चिन्ह। ये वो गलतियां हैं जो तैयारी के बावजूद हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम इन मुश्किलों को एक एक करके हल करेंगे और ये पक्का करेंगे कि ये दोबारा कभी परेशान न करें। हाँ, और ये सिर्फ नियमों को रटने की बात नहीं है। जब आप क्यों समझ जाते हैं तो क्या अपने आप याद रहता है। सही है। ये नोट्स मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, सीधे परीक्षा के लिहाज से बनाए गए हैं। तो चलिए इन व्याकरण की गुत्थियों को सुलझाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस विषय पर आते हैं जो दिखने में तो आसान लगता है लेकिन जिसके अपवाद फंसा देते हैं। लिंग। लिंग, हाँ, नोट्स के अनुसार हिंदी में 2 ही लिंग हैं। हाँ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए पुल्लिंग से शुरू करते हैं। हाँ। पुल्लिंग यानी सिंपल शब्दों में मैस्कुलिन वर्ड्स, वो शब्द जिनसे मेल होने का बोध होता है। जैसे नोट्स में लिया है सूर्य, क्रोध, हिमालय। हम कभी नहीं कहेंगे सूर्य उग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। या मेरा क्रोध आ रही है। ये शब्द अपनी प्रकृति में ही पुरुषवाचक हैं। हाँ। और लिस्ट में कुछ और शब्द हैं, तांबा, पानी और दही। एक मिनट, पानी और दही? हाँ। ये तो सुनने में स्त्रीलिंग लगते हैं। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि 90% लोग बोलचाल में दही खट्टी है ही कहते हैं। क्या ये सच में गलत है? और यही तो पेज है। ये तो परीक्षा में पक्का फंसाने वाला सवाल है। बिल्कुल, परीक्षा में वही पूछा जाता है जो आम बोलचाल से अलग हो। व्याकरण के नियम के अनुसार पानी बह रहा है और दही खट्टा है ही शुद्ध रूप है। अच्छा। ये दोनों शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, चाहे सुनने में कुछ भी लगे। ये एक ऐसा नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। वाह, ये तो शानदार शुरुआत है। तो पुल्लिंग वो जो पुरुष जाति का बोध कराए और स्त्रीलिंग वो जो स्त्री जाति का। नोट्स में स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं नदी, तिथि, पृथ्वी, मिठास, लज्जा और रोटी। ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं। नदी बह रही है, आज की तिथि, पृथ्वी घूम रही है। हाँ, ये ज्यादातर स्पष्ट होते हैं, लेकिन जैसे पुल्लिंग में अपवाद था वैसे यहाँ भी है। अच्छा। आपने उदाहरण पढ़ा नदी, जो स्त्रीलिंग है। सामान्यतः भारत की ज्यादातर नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी स्त्रीलिंग ही मानी जाती हैं, लेकिन नोट्स में एक बहुत जरूरी अपवाद दिया गया है। हाँ, मैंने देखा ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, इन्हें पुल्लिंग माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? मतलब कोई खास कारण है या बस हमें इसे रटना होगा? नहीं, इसका एक बहुत दिलचस्प कारण है। ज्यादातर नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन व्याकरण में जिन बड़ी नदियों का उद्गम और विस्तार बहुत विशाल और प्रबल माना गया है, उन्हें नदी की बजाय नद की संज्ञा दी गई है। नद? हाँ, नद, जो कि पुल्लिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र और सोन इसी श्रेणी में आते हैं। तो सिर्फ रटना नहीं है, इसके पीछे एक शक्ति और आकार का कॉन्सेप्ट भी है। ये हुई ना बात, अब ये हमेशा याद रहेगा। तो लिंग में हमने देखा कि शब्दों की जाति कैसे पहचानी जाती है और सबसे जरूरी उन अपवादों को कैसे समझना है जो हमें फंसा सकते हैं। सही। अब इसी से जुड़ा अगला कदम है शब्दों की गिनती को समझना, यानी वचन। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। वचन का मतलब ये है संख्या बताना। एक है तो एक वचन, जैसे नोट्स में है मेज, लड़का, कलम, ये सब एक हैं। और अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन, जैसे मेजें, लड़के, कलमें। हाँ, ये तो बहुत सीधा है। हाँ, ये तो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है असली खेल यहाँ भी अपवादों का ही होगा। नोट्स में एक सेक्शन है जिस पर UPSI के लिए बहुत महत्वपूर्ण का टैग लगा है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन रहते हैं। हाँ, और ये वो शब्द हैं जो वाक्य में हमेशा बहुवचन की क्रिया ही लेते हैं, भले ही वो किसी एक व्यक्ति से जुड़े हों। ये शब्द हैं प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर और लोग। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
जैसे हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए, गए, हाँ। न कि उसका प्राण निकल गया। प्राण एक ही व्यक्ति के हैं, पर शब्द हमेशा बहुवचन रहेगा। या मैंने आपके दर्शन कर लिए, न कि कर लिया। एकदम सही। मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। कर दिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी का उल्टा भी सच है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े समूह को क्यों न दर्शाते हों। नोट्स में इसकी भी सूची है। जनता, वर्षा, पानी, दूध, आकाश और घी। इसमें जनता शब्द सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला है। जनता में तो लाखों लोग हो सकते हैं, फिर ये एक वचन क्यों है? क्योंकि व्याकरण जनता को एक समूह, मतलब एक इकाई, अ सिंगल यूनिट के रूप में देखता है, न कि अलग अलग व्यक्तियों के तौर पर। अच्छा, इसलिए वाक्य बनेगा जनता विरोध कर रही है, न कि जनता विरोध कर रहे हैं। कर रही है। हाँ। इसी तरह जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे पानी, दूध, घी, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वे भी हमेशा एक वचनी रहती हैं। आप एक पानी या दो दूध नहीं कह सकते। ये सदा एक वचन और सदा बहुवचन वाली बात वाकई ध्यान रखने वाली है। चलिए अब सबसे मुश्किल हिस्से पर चलते हैं, जिसने स्कूल में हम सबको परेशान किया था, कारक। कारक। हाँ, नोट्स कहते हैं कि ये 8 तरह के होते हैं और इनके चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। हाँ, कारक वो गोंद है जो संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य की क्रिया और दूसरे शब्दों से चिपकाता है। जी। इन विभक्तियों के बिना शब्द बस बिखरे हुए लगेंगे, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल। चलिए एक एक करके इन 8 को समझते हैं। पहला और सबसे आसान है कर्ता कारक। इसका चिन्ह ने है, मतलब जो काम कर रहा है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पकड़ने का काम पुलिस ने किया, ये तो सीधा है। बिल्कुल। अब दूसरा है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। यहां से थोड़ी उलझन शुरू होती है। कर्म वो है जिस पर क्रिया का असर या प्रभाव पड़े। आपके ही उदाहरण में पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पकड़ने का असर किस पर हुआ? चोर पर। चोर पर। तो चोर को कर्म कारक है। अच्छा, तो कर्ता ने तो सीधा है, लेकिन ये जो को विभक्ति है ये आगे संप्रदान कारक में भी आती है। हाँ, आती है। तो पहले ये समझते हैं कि कर्म वाले को का असली मतलब क्या है। अब तीसरा कारक है करण, जिसके चिन्ह है से और के द्वारा। हाँ, हरा कर कामक मद है, साधन या टूल, यानी जिसकी मदद से काम किया जा रहा है। नोट्स का उदाहरण बहुत अच्छा है। वह कलम से लिखता है। यहाँ लिखने का काम किसकी मदद से हो रहा है? कलम की मदद से। तो कलम से करण कारक है। अब आता है चौथा, संप्रदान कारक। इसके चिन्ह है को और के लिए। यहाँ फिर से को आ गया। को आ गया। अब कर्म वाले को और संप्रदान वाले को में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। संप्रदान का को हमेशा देने, गिविंग या किसी के हित में काम करने के भाव में आता है। जब भी वाक्य में कुछ देने का भाव हो तो वहां को हमेशा संप्रदान कारक होगा, कर्म नहीं। अच्छा, देने का भाव। हाँ, जैसे माँ ने भिखारी को भोजन दिया, यहाँ देने का भाव है, इसलिए भिखारी को संप्रदान है। अगर होता माँ ने बच्चे को पीटा, तो यहाँ पीटने का असर बच्चे पर पड़ रहा है, देने का भाव नहीं है, तो वो कर्म कारक होता। वो कर्म कारक होता। एकदम सही। समझ गई। अब पांचवा कारक है अपादान और इसका चिन्ह भी से है। यहाँ करण और अपादान में तो पक्का भ्रम होगा। ये वो सबसे आम पीज है जिसमें परीक्षार्थी फंसते हैं। हाँ, इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। करण कारक का से एक जोड़ने वाला से है, जोड़ने वाला से। हाँ, आप कलम से लिखते हैं, यानी कलम और आपका हाथ जुड़कर काम कर रहे हैं, जबकि अपादान का से एक तोड़ने वाला या अलग करने वाला से है। ओह, पेड़ से पत्ता टूटकर अलग होता है, एक जोड़ता है दूसरा तोड़ता है। अगर ये याद रहा तो गलती कभी नहीं होगी। एक जोड़ता है दूसरा तोड़ता है, वाह, ये तो हमेशा के लिए याद हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पत्ता अलग हो गया, तो अपादान। सही। मैं बस से आई मतलब बस के साथ जुड़कर आई, तो करण। एकदम सही पकड़ा। और अपादान का से सिर्फ अलग होने के लिए नहीं, बल्कि डरने, जैसे वह शेर से डरता है, या तुलना करने, राम श्याम से लंबा है, अच्छा, या शर्माने के भाव में भी आता है। इन सभी में एक तरह की दूरी या अलगाव का भाव छुपा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ने, को, से है, यही वो विभक्तियां हैं जो पूरे वाक्य को एक मतलब देती हैं। बिल्कुल। इनके बिना तो सब शब्द बिखरे हुए लगेंगे। चलिए अब बाकी 3 कारक भी जल्दी से देख लेते हैं। छठा है संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, संबंध बताता है। यह राम का घर है, यह मेरी किताब है। यहाँ राम का और मेरी संबंध दिखा रहे हैं। सातवां है अधिकरण कारक, जिसकी चिन्ह है में, पर। अधिकरण यानी आधार या लोकेशन। ये क्रिया के होने की जगह है या समय बताता है। किताब मेज पर है, मछली पानी में है। क्रिया कहाँ हो रही है? हाँ, मेज पर, पानी में, यह अधिकरण है। और आखिरी 8वां है संबोधन कारक। हे, अरे, ओ। इसका काम है किसी को पुकारना या संबोधित करना, जैसे हे राम रक्षा करो। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगता है, जिससे ये आसानी से पहचाना जा सकता है। शानदार। तो हमने तीनों ग्रामर ट्रैप्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। चलिए, नोट्स में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक है? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है?
चिन्ह से दिख रहा है। और जैसे ही से दिखे हमें खुद से पूछना है ये जोड़ने वाला से है या तोड़ने वाला। तोड़ने वाला। हाँ, यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, टूट रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से अपादान कारक है, करण नहीं। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, जनता शब्द का वचन क्या है? विकल्प हैं ए एक वचन, बी बहुवचन। ये फिर से एक पीएच है। जनता सुनकर लगता है कि बहुत सारे लोग हैं तो बहुवचन होगा। हाँ। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि व्याकरण जनता को एक इकाई मानता है। ये सदा एक वचन शब्दों की सूची में था, इसलिए सही उत्तर है ए एक वचन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ए पानी, बी दूध, सी नदी, डी घी। यहां हमें फिर से अपवादों को याद करना होगा। हमने चर्चा की थी कि पानी और अन्य द्रव्य जैसे दूध और घी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पानी बह रहा है, घी जम गया है, जबकि नदी स्त्रीलिंग है, सिवाय ब्रह्मपुत्र और सोन के। तो यहां सही उत्तर सी नदी है। चौथा प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह शब्द ज्ञान पर आधारित है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप विशेष होते हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। साधु का सही स्त्रीलिंग रूप साध्वी होता है। साध्वी। हाँ, बाकी विकल्प सुनने में भी अशुद्ध लगते हैं, तो उत्तर है ए। और अंतिम प्रश्न, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये तो सबसे आसान है। वाक्य की शुरुआत ही हे राम से हो रही है और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। हाँ, चिन्ह है। ये साफ साफ किसी को पुकारने या संबोधित करने का मामला है, इसलिए ये बिना किसी शक के बी संबोधन कारक है। तो आज हमने लिंग के अपवादों, वचन के धोखों और कारक के उलझाने वाले चिन्हों को न सिर्फ समझा बल्कि उन्हें याद रखने के तरीके भी सीखे। ये सीधे तौर पर यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अभ्यास प्रश्नों ने इन अवधारणाओं को और भी मजबूत कर दिया है। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये भी है कि व्याकरण के ये नियम लिखित भाषा और परीक्षा के लिए तो अनिवार्य है, लेकिन आम बोलचाल में हम इनका कितना ध्यान रखते हैं? सही बात है। इस पर सोचिएगा कि नियमों की शुद्धता और भाषा का जो सहज प्रवाह है, इन दोनों में संतुलन कैसे बनता है? क्या भाषा नियमों से चलती है या नियम भाषा के प्रवाह से बनते हैं? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वेलकम टू RAW-IQ। आज हमारे पास यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ बहुत ही सटीक नोट्स हैं। विषय है काल और वाच्य, लेकिन हम इन्हें सिर्फ नियमों की तरह नहीं बल्कि एक जासूस की तरह देखने वाले हैं। भाषा में हर काल, हर वाच्य एक सुराग होता है जो ये बताता है कि बोलने वाला असल में किस बात पर जोर देना चाहता है या क्या महसूस कर रहा है। आज का हमारा मिशन है इन सुरागों को डिकोड करना। ये नजरिया बहुत दिलचस्प है और ये नोट्स भी इसी जासूसी में हमारी मदद करेंगे। शुरू में ही एक बड़ा सुराग दिया गया है। क्या है वो? भूतकाल के भेदों से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि परीक्षक भी ये देखना चाहता है कि हम बीते हुए समय की बारीकियों को कितना समझते हैं। अच्छा, तो चलिए भाषा के समय चक्र की गहराई में उतरते हैं। बढ़िया। तो नोट्स का पहला भाग है काल यानी टेंस। परिभाषा दी गई है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसके 3 मुख्य भेद है। ये तो सीधी बात है, काम कब हुआ, कल, आज या कल। बिल्कुल, इसे हम भाषा का एक तरह से टाइम स्टैम्प कह सकते हैं। हर क्रिया पर एक मोहर लगी होती है जो बताती है कि वो कब हुई, और इसी के आधार पर 3 मुख्य हिस्से हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। चलिए पहले वर्तमान से शुरू करते हैं। नोट्स के अनुसार एक वर्तमान काल के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, वो पढ़ता है। जी, सामान्य वर्तमान को हम आदतों और सार्वभौमिक सत्यों का काल कह सकते हैं। वो पढ़ता है, मतलब ये उसकी आदत हो सकती है। या जैसे सूरज पूर्व में उगता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सच है जो नहीं बदलता। ये वो क्रियाएं हैं जो वर्तमान की पहचान है, जो होती ही हैं। अच्छा, तो ये हमारी रूटीन लाइफ का टेंस है। हाँ। लेकिन अगर कोई काम ठीक इसी वक्त हमारी आंखों के सामने हो रहा हो तो नोट्स में अगला बिंदु शायद इसी के बारे में है। तत्कालिक वर्तमान, वह पढ़ रहा है। एकदम सही पकड़ा। तत्कालिक वर्तमान को आप एक तरह से लाइव क्रिकेट कमेंट्री समझिए। अच्छा। एक्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप बस उसे बयान कर रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द बताते हैं कि काम अभी इन प्रोग्रेस है, खत्म नहीं हुआ है। ये एक्शन का लाइव टेलीकास्ट है। बिल्कुल। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो अगर काम चल रहा है तो तत्कालिक, और अगर काम बस 1 सेकंड पहले ही खत्म हुआ हो तो उसके लिए अगला है पूर्ण वर्तमान, वह पढ़ चुका है। पूर्ण का मतलब ही है पूरा। ये वो काल है जहां क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका असर अभी भी महसूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे वह पढ़ चुका है या मैंने खाना खा लिया है, मतलब काम तो खत्म हो गया पर उसका नतीजा अभी भी मौजूद है, पेट भरा हुआ है या ज्ञान मिल चुका है। ठीक है, अब चौथा भेद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा। यहाँ होगा का इस्तेमाल तो भविष्य के लिए भी होता है, जैसे वह कल आएगा। तो कोई इसमें कंफ्यूज कैसे ना हो कि वह पढ़ता होगा वर्तमान है या भविष्य? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षा में यही गलती होती है। अच्छा। यहाँ हमें क्रिया के रूप पर ध्यान देना है। अच्छा। वह पढ़ता होगा में क्रिया है पढ़ता, हाँ, जो कि वर्तमान का रूप है। हाँ। इसके साथ होगा लगने से वर्तमान में संदेह पैदा हो रहा है। अच्छा। जबकि वह पढ़ेगा में क्रिया का रूप ही भविष्य का है। अच्छा, तो ता होगा, ती होगी, ये वर्तमान में शक की पहचान है। मतलब हमें पक्का नहीं पता, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इस वक्त ऐसा हो रहा होगा। हाँ। अच्छा, तो क्रिया का रूप यानी पढ़ता वर्सेस पढ़ेगा,
ही असली सुराग है, ये बहुत ये- महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और वर्तमान का आखिरी भेद है संभाव्य वर्तमान। शायद वह पढ़ता हो। संदिग्ध और संभाव्य के बीच का अंतर बहुत बारीक है और इसे हाँ। समझना जरूरी है। हाँ, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। संदिग्ध में शक या अनिश्चितता ज्यादा है, लेकिन संभाव्य में एक संभावना, एक उम्मीद या इच्छा जताई जाती है। अच्छा। शायद संभव है जैसे शब्द इसका संकेत देते हैं। शायद वह पढ़ता हो, इसमें एक उम्मीद है कि काश ऐसा हो। तो एक में शक है और दूसरे में संभावना। एकदम सही। बहुत खूब। वर्तमान काल की ये परतें वाकई दिलचस्प हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के बिग बॉस पर, जिसे नोट्स भी सबसे जरूरी मानते हैं। भूतकाल। जी। 2 भूतकाल 6 भेद। इसका पहला भेद है उसने पढ़ा। सामान्य भूत एक बंद लिफाफे की तरह है। हमें ये तो पता है कि क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन ये नहीं पता कि कब हुई। 10 साल पहले या 10 मिनट पहले। बिल्कुल। उसने पढ़ा, बस इतनी जानकारी है। समय की कोई निश्चित मुहर नहीं है। और अगर हमें बताना हो कि क्रिया अभी अभी खत्म हुई है, नोट्स में अगला है उसने पढ़ा है, अभी अभी खत्म हुआ। 1 मिनट, ये तो सुनने में पूर्ण वर्तमान जैसा ही लग रहा। हाँ, वो पढ़ चुका है। बिल्कुल। दोनों में काम अभी अभी खत्म हुआ है। परीक्षार्थी यहाँ जरूर उलझ सकते हैं। बिल्कुल उलझ सकते हैं, और ये व्याकरण के सबसे विवादित बिंदुओं में से एक है। तो फिर क्या करें? लेकिन परीक्षा के लिए एक सरल तरीका है। आसन्न भूत में क्रिया के तुरंत समाप्त होने का भाव ज्यादा प्रबल होता है। ये हॉट ऑफ द प्रेस वाली खबर की तरह है। अच्छा। उसने पढ़ा है का मतलब है पढ़ने की क्रिया अभी अभी भूतकाल बनी है, जबकि पूर्ण वर्तमान का जोर इस बात पर होता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है और उसका असर वर्तमान में है। अंतर बहुत सूक्ष्म है। हाँ, लेकिन अभी अभी का भाव आसन्न भूत को परिभाषित करता है। ठीक है, तो आसन्न मतलब जो हमारे सबसे करीब का भूतकाल है। जी। अब उस भूतकाल की बात करते हैं जो बहुत दूर है। तीसरा भेद, पूर्ण भूत। उसने पढ़ा था। हाँ, था, थी, थे, ये शब्द टाइम मशीन की तरह हैं जो हमें बहुत पीछे ले जाते हैं। पूर्ण भूत का मतलब है कि काम भूतकाल में ही शुरू हुआ और भूतकाल में ही बहुत पहले खत्म हो गया है। उसका वर्तमान से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। बिल्कुल, ये एक पूरी हो चुकी पुरानी बात है। अच्छा, तो कुछ क्रियाएं भूतकाल में खत्म हो गईं, लेकिन कुछ तो चल रही होंगी ना। हाँ। जैसे कि अगला भेद, अपूर्ण भूत। वह पढ़ रहा था। ये मेरे हिसाब से कहानी सुनाने का काल है। कहानी सुनाने का? कैसे? आप सोचिए, जब भी कोई कहानी सुनाता है वो क्या कहता है? एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था। हाँ, बारिश हो रही थी और मैं एक दुकान पे खड़ा था। बिल्कुल। अपूर्ण भूत आपको सीधे उस पल में ले जाकर खड़ा कर देता है जब एक्शन चल रहा था। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये नैरेटिव बिल्डिंग का एक शक्तिशाली टूल है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। ये पाठक के श्रोता को सीन के अंदर खींच लेता है। तो जब हम कहते हैं वह पढ़ रहा था, तो हम सुनने वाले को उस कमरे में ले जा रहे हैं जी। जहाँ वो पढ़ रहा था। कमाल है। जी। अगला है संदिग्ध भूत। उसने पढ़ा होगा। यहाँ भी वही संदिग्ध शब्द है, यानी शक। लेकिन इस बार भूतकाल पर। हाँ, इस बार शक भूतकाल की क्रिया पर है। उसने पढ़ा होगा या ट्रेन चली गई होगी। हमें पक्का नहीं पता कि काम हुआ या नहीं, हम सिर्फ बीते हुए समय के लिए एक अंदाजा लगा रहे हैं। और अब भूतकाल का वो भेद जो मुझे हमेशा से सबसे अनोखा लगता है। भूत या हेतु हेतुमत भूत। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर। ये सिर्फ अनोखा नहीं, ये भाषा में अफसोस या व्हाट इफ कहने का सबसे सुंदर तरीका है। व्हाट इफ? हाँ, हेतु का मतलब होता है कारण। इसमें एक कारण और एक परिणाम होता है, लेकिन भूतकाल में वो कारण पूरा नहीं हुआ, इसलिए परिणाम भी नहीं मिला। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। जी। इसका छिपा हुआ मतलब है न उसने पढ़ा न वो उत्तीर्ण हुआ। यह भूतकाल की एक ऐसी शर्त है जो कभी पूरी नहीं हुई। सही। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब काल के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, भविष्यत काल। 3 भेद। पहला बहुत सीधा है, सामान्य भविष्यत। वह पढ़ेगा। हाँ, ये भविष्य का सबसे सरल रूप है। आने वाले समय में कोई काम सामान्य रूप से होगा। गा, गी, गे इसकी सीधी पहचान है। और जैसे वर्तमान और भूत में संभावना थी, वैसे ही भविष्य में भी है। जी। दूसरा भेद, संभाव्य भविष्यत। शायद वह पढ़े। बिल्कुल, यहाँ भी शायद संभव है। जैसे शब्द भविष्य में होने वाली क्रिया पर एक संभावना या संदेह डाल देते हैं। जैसे शायद कल बारिश हो। हाँ, हमें पक्का नहीं पता, पर एक उम्मीद या आशंका है। और भविष्य में भी व्हाट इफ वाली स्थिति है। तीसरा भेद, हेतु हेतुमत भविष्यत। वह कमाए तो मैं खाऊं। हाँ, ये हेतु हेतुमत भूत का ही भाई है, लेकिन ये भविष्य की बात करता है। यहाँ भी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह कमाए शर्त तो मैं खाऊं परिणाम। यहाँ दोनों में क्रियाएं भविष्य में होंगी और परिणाम शर्त के पूरा होने पर निर्भर करेगा। काल का ये पूरा चक्र समझ आ गया। अब नोट्स के दूसरे भाग पर आते हैं, जो बताता है कि वाक्य का हीरो कौन है। वाच्य, वॉइस। हाँ, वाच्य। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। बहुत सही। सरल शब्दों में वाच्य वाक्य का कैमरा एंगल है। कैमरा एंगल? हाँ, कैमरा किस पर फोकस कर रहा है? काम करने वाले यानी कर्ता पर
या उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है यानी कर्म। या फिर सिर्फ काम के एहसास यानी भाव पर। चलिए पहले कैमरा एंगल को देखते हैं। 1 कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण, राम आम खाता है। कर्तृवाच्य में हीरो हमेशा कर्ता होता है, काम करने वाला। क्रिया का लिंग वचन सब कुछ कर्ता के हिसाब से तय होगा। अच्छा, अगर कर्ता राम पुल्लिंग है तो क्रिया खाता है, और अगर कर्ता सीता होती तो? क्रिया भी बदल कर खाती है हो जाती। क्रिया पूरी तरह से कर्ता के कंट्रोल में है। अब कैमरा एंगल बदलते हैं। 2 कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसमें के द्वारा का प्रयोग अक्सर होता है। उदाहरण, राम के द्वारा आम खाया जाता है। यहां देखिए, हीरो बदल गया। अब फोकस राम पर नहीं आम पर है। हाँ, क्रिया खाया जाता है अब राम के हिसाब से नहीं बल्कि आम जो पुल्लिंग है उसके हिसाब से है। तो अगर कर्म रोटी होता जो स्त्रीलिंग है तो वाक्य बनता राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। कर्ता को साइडलाइन कर दिया गया है। और के द्वारा का प्रयोग इसकी पहचान है। जी हाँ, अक्सर। और तीसरा, जहां कोई हीरो ही नहीं है, सिर्फ फीलिंग है। 3 भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस, क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के बल्कि भाव प्रधान होता है। उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता। मैं तो इसे टालम टोल करने वालों का पसंदीदा वाच्य कहता हूँ। मुझसे ये काम नहीं किया जाता। बिल्कुल, यहाँ जोर मुझ पर नहीं बल्कि काम के न हो पाने के भाव पर है। इसमें अक्सर असमर्थता या विवशता दिखाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान? इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है, चाहे कर्ता कोई भी हो। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। हाँ, क्रिया का रूप नहीं बदलता। ये जिम्मेदारी से बचने का एक बहुत ही व्याकरण संबंध तरीका है। ये उदाहरण तो हमेशा याद रहेगा। चलिए अब इन सुरागों को पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। नोट्स में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, मैं पहला पढ़ती हूँ। राम ने खाना खाया होगा, इसमें कौन सा काल है? विकल्प है ए पूर्ण भूत, बी संदिग्ध भूत, सी आसन्न भूत, डी सामान्य भूत। चलिए इसे डिकोड करते हैं। खाया मतलब क्रिया भूतकाल की है। सही। होगा मतलब संदेह है, तो भूतकाल में संदेह है, ये तो सीधा सीधा संदिग्ध भूत हुआ। तो विकल्प बी। हाँ, मेरा वोट बी को जाएगा। बिल्कुल सही। उत्तरमाला में भी यही है। 1 बी संदिग्ध भूत, खाया होगा मतलब पक्का नहीं पता। प्रश्न 2, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह किस काल का उदाहरण है? विकल्प ए पूर्ण भूत, बी संभाव्य भविष्यत, सी हेतु हेतुमत भूत, डी संदिग्ध वर्तमान। अरे, ये तो हमारा व्हाट इफ वाला दोस्त है। हाँ, एक शर्त यदि वर्षा होती और एक परिणाम तो फसल अच्छी होती, जो भूतकाल में पूरा नहीं हुआ। ये तो बिना शक हेतु हेतुमत भूत है। विकल्प सी। एकदम सटीक। उत्तरमाला भी यही कहती है। 2 सी हेतु हेतुमत भूत। अगला प्रश्न वाच्य से। प्रश्न 3, मुझसे उठा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। ये तो आपका टाल मटोल वाला वाच्य है। हाँ हाँ। इसमें असमर्थता का भाव है और क्रिया का रूप भी पुल्लिंग एक वचन है, तो ये भाववाच्य ही होना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये भाववाच्य ही है। क्रिया का भाव ही यहाँ पर मुख्य है। तो विकल्प सी सही है। जी। और उत्तरमाला भी यही पुष्टि करती है। 3 सी भाववाच्य। प्रश्न 4, सीता सो रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? ए पूर्ण भूत, बी अपूर्ण भूत, सी सामान्य भूत, डी संदिग्ध भूत। रही थी ये हमें सीधे उस सीन में ले जा रहा है जब सोने का एक्शन चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था। ये तो कहानियों वाला काल है। बिल्कुल, ये अपूर्ण भूत है। उत्तर बी होना चाहिए। सही है। उत्तरमाला में दिया है 4 बी अपूर्ण भूत। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, वाच्य के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। ये तो सीधा ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। हमने 3 कैमरा एंगल्स की बात की। कर्ता पर फोकस, कर्म पर फोकस और भाव पर फोकस। हाँ, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। विकल्प बी। बिल्कुल, उत्तरमाला में भी है 5 बी 3। तो ये था काल और वाच्य पर हमारा विश्लेषण। इन नोट्स की खासियत इनकी सटीकता है, लेकिन आज की बातचीत से मुझे ये समझ आया कि ये नियम सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये भाषा के वो टूल्स हैं जिनसे हम अपनी बात में वजन, भावनाएं और फोकस डाल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। इन नियमों को याद करना परीक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि कोई लेखक या वक्ता किसी खास काल या वाच्य का चुनाव क्यों करता है। सही बात है। एक ही बात को राम ने आम खाया जो कर्तृवाच्य है और राम के द्वारा आम खाया गया जो कर्मवाच्य है, कहने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले में राम हीरो है, दूसरे में आम। बिल्कुल, व्याकरण के ये नियम असल में भाषा की आत्मा को, उसकी बारीकियों को समझने की चाबियां हैं। जय हिंद, जय भारत।